हेलो स्टूडेंट। तो आज बात करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की। सर्कुलर हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की। हमने स्ट्रेट लाइन को भी ठीक ठाक कवर किया है, अच्छे खासे न्यूमेरिकल भी किए हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने सर्कुलर में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवाने की कोशिश किया है। जिस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी बन सकती थी न्यूमेरिकल की, वो सारे के करवाए हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल की पहले एक प्रकार से थ्योरी को समझते हैं, उसके कुछ फार्मूले समझते हैं और फिर इसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें क्या हो जाता है कि अगर एक बार थ्योरी को समझ लिया तो फिर न्यूमेरिकल करने में आसानी होती है। इस टॉपिक में अगर मैं बात कहूँ तो मुश्किल से 4 से 5 आपको फार्मूले याद करने होंगे, और वो भी कुछ खास ज़्यादा फार्मूले नहीं कि बहुत डेंजर टाइप के हों, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली फार्मूले भी लिख करके लाया हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको समझा दूं, इलेबोरेट कर दूं, ठीक है। इलेबोरेट करने पे क्या हो जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसे तो आप किसी भी बुक में देखेंगे तो फार्मूले आपको मिल जाएंगे, बट वो फार्मूला आया कैसे, कोशिश मैं यही करूंगा कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्रोजेक्टाइल के लिए लिख रखा है, प्रोजेक्टाइल मोशन describes the curve path an object follows when launched into the air। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, एक तो ये हो सकता है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। वर्टिकल के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ स्ट्रेट में कि ऊपर की तरफ थ्रो करता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता था, वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता था। अगर मैं हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए, वो एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर लेगा। वो 90 से 89 हो सकता है, 89 वाला भी आपका क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल पाथ को ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे 1 डिग्री से लेकर के अगर मैं कहता हूं कि 98 डिग्री तक, वो सारे के सारे, वो 89 डिग्री तक, 89 डिग्री तक सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके प्रोजेक्टाइल वाले हो जाएंगे। अगर 90 एंगल बन गया तो 90 में सीधे जाएगा और सीधे आएगा नीचे, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन का होगा। तो वही यहाँ पर कह रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, किसी प्रोजेक्टाइल पाथ पे लॉन्च किया, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बॉल दे रखा है, मतलब मैंने एक बॉल को ऐसे फेंका। जनरली आपने देखा होगा जब बैट्समैन हिट करता है बल्ले से बॉल को तो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता है, और जब बॉल ऊपर लगती है तो ऊपर सीधे चली जाती है। तो वो कहाँ पर गिरती है, बैट्समैन के ऊपर ही आकर के गिर जाती है, एक प्रकार से अगर देखा जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा एंगल का भी खेल रहेगा। तो मुझे क्या करना है, जब मैं किसी बॉल को थ्रो करता हूं विद एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, जब मैं किसी बॉल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करता हूं जो कि हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल से ही ज्यादातर एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, डायग्राम में अगर आप देखें तो चीजें बहुत कुछ इसमें क्लियर भी समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहा है डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम से अगर मैं कोशिश करता हूं तो आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। तो यहां से देखें, तो जैसे यहां से मैंने किसी बॉल को थ्रो किया, वो यहां पर पहुंची, तो ये एंगल कितना था आपका, थीटा था, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो वो एक ही टाइम ड्यूरेशन में, जैसे मैंने कहा कि टी टाइम में मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर पहुंच गई है बॉल मेरी। तो टी टाइम में वो कितना, एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस चली है। अगर मैं कहता हूं तो एक्स चली हुई है, यहां पर अगर बात करें एक्स डिस्टेंस चली है, और वही वाई एक्सिस में भी मान लिया कि वाई डिस्टेंस चली है। इसका मतलब एक ही टाइम ड्यूरेशन में ये दोनों एक्सिस में चल रहा होगा, एक्स एक्सिस में भी चल रहा होगा और वाई एक्सिस में भी चल रहा होगा। तो जैसे ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, यहां तक जाता जा रहा है, अब ऊपर की तरफ क्या है कि एक ग्रेविटी काम कर रही होगी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जब मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अगर एक समय उसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो वो कौन सा कंपोनेंट है जो जीरो हो रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है, वर्टिकल वाले में। वर्टिकल जो मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही है, जिसके कारण से ये बॉडी जो है यहाँ पर आकर के एक समय के लिए क्या हुई होगी, एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी का जीरो हुआ होगा। अब जैसे मैंने कहा कि एक ही टाइम ड्यूरेशन में एक्स एक्सिस भी चल रहा है, वाई एक्सिस भी चल रहा है, तो इसका मतलब इस कंपोनेंट जो वेलोसिटी मैंने दिया था, मान लेते हैं यू दिया था, तो उस यू का एक कंपोनेंट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, ये वर्टिकल वाला जो ऊपर लेके जा रहा था अब यहां से ऊपर नहीं जा रहा है, अब इसके बाद क्या आएगा, नीचे ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, यू साइन थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तभी तो ये क्या हो रहा है, ये लौट करके इधर आ रही है।
अब यहाँ पर ये बात आती है कि अगर वो कहता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हुई है, बिल्कुल नहीं। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हुई होती तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से सीधे यहीं से यहाँ गिर जाता। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी इसके पास है, तभी तो इस कर्व को पूरा कंप्लीट कर रहा है, तभी तो यहाँ तक जा रहा है। अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हुई होती तो यहाँ पर जैसे ही जीरो होती तो यहाँ पर धड़ाम से नीचे आ जाता। इसका मतलब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इस बात पे खासकर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना, इस कारण से मैं बात बार बार यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर समझे। और जो आपका मैंने अभी कहा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर मैं बात करता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल ए एक्स की वैल्यू की बात करूं वो जीरो है, इसका मतलब इधर कोई एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो अगर मैं कह दूं वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, वो ऑलवेज यही रहेगा, ठीक है। ये जीरो नहीं हो रहा है और यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है, तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट भी रहेगा। तो आगे अगर बात करें, कुछ और चीजों को मैंने कोशिश किया है यहाँ पर इलेबरेट करने की। यहाँ पर देखें, वही ऑब्जेक्ट को अगर मैंने कहा कि यहाँ से मैंने जैसे ड्रॉप किया, यहाँ से थ्रो किया है, तो देखो यहाँ से ये किया था, ये धीरे धीरे यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंचा। यहाँ पर देखो क्या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है यहाँ पर देखो, ठीक। इसके बाद आगे देखोगे तो फिर जो वाई कंपोनेंट अभी तक ऊपर को मिल रहा था, वाई कंपोनेंट किधर की तरफ मिलने लगा, नीचे की तरफ मिल रहा है। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की देखे तो वही डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल चाहे जहां पर देखो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, वो चेंज नहीं हुई है। बट वर्टिकल वाले की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। तो यही कोशिश किया है मैं यहाँ पर समझाने की कि जैसे यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को मैंने लॉन्च किया विद एंगल थीटा, तो ये क्या कर रहा है, जा रहा है। एक समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है और वही पूरा का पूरा क्या है, वही वेलोसिटी है। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ना डाउनवर्ड दिखा रहा है ना अपवर्ड दिखा रहा है, इसका मतलब वो जीरो हो चुका है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, धीरे 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 वो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, वो ऑलवेज वही डायरेक्शन शो कर रहा है। जबकि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि अंडर ड्यू टू ग्रेविटी बात कर रहा है, तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से फेंका तो धीरे 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 ये कम होकर के यहाँ पर पहुंचा, जीरो हो गया। अब लौट करके फिर से यहाँ पर कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करने लगा है, तो वही यहाँ पर शो कर रखा है मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश किया है विद द डायग्राम आपको। तो यहाँ पर अगर बात करें, द इनिशियल वेलोसिटी ब्रेक्स डाउन इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इनिशियली किसमें, दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, वो आपको क्या दे रखा है, कंपोनेंट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, वो एक्स एक्सिस वाला क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, वाई एक्सिस वाला क्या हो जाएगा, वाई यहाँ से यू साइन थीटा हो जाएगा। दीज कंपोनेंट गवर्न द सेपरेट। यहां से क्या होगा, एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हुआ, एक ही वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, जो कि मैंने कहा एक ही टाइम ड्यूरेशन में दोनों एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। तो दोनों एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है तो दोनों एक्सिस की अलग अलग एक वेलोसिटी होगी, तभी तो ट्रेवल कर रहा है। जरूरी थोड़ा ना है कि अगर 1 मिनट में या 5 सेकंड में एक्स एक्सिस में 5 मीटर गया तो वाई एक्सिस में 5 मीटर जाए, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अलग अलग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका थीटा कितने से दे रखा है, कितना ऊपर जाना है, कितना डाउन जाना है, ठीक, कितना मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में जाना है, वो डिपेंड करता है थीटा पे, प्योर थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर यहां पर बात करते हैं, जैसे अब यहां से बात आती है कि ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से लॉन्च किया था, ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट को यहां से लॉन्च किया, ये है, यहां से ये होते 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 यहां पर गिर गया, ठीक, यहां पर गिरा है। तो यहां से यहां तक क्या था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अगर देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां कहां, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब तक मेरी ये ऑब्जेक्ट, जब तक ये ऑब्जेक्ट एयर में है तो क्या होता है, उसी को जितनी देर तक, मैं कह रहा हूं जब तक मेरा ये ऑब्जेक्ट एयर में है तो उसी को क्या कह देते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को टाइम ऑफ फ्लाइट कह देते हैं। आपकी फ्लाइट कितने टाइम यहां से टेक ऑफ कर रही है और टेक ऑन कर रही है, टेक ऑफ टेक ऑन के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है, उसी टाइम ड्यूरेशन को क्या कहेंगे,
टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे कि इतनी देर मेरी फ्लाइट किस में थी, एयर में थी। ठीक है, तो वही बात। तो यहां से यहां तक ऊपर जाने का, यहां से अगर बात करता हूं तो ऊपर जाने के टाइम को कहते हैं असेंडिंग टाइम, TA, और यहां से नीचे आ रहा है तो उसको कहते हैं डिसेंडिंग टाइम। आपने बहुत असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा होगा, घटते हुए क्रम को, बढ़ते हुए क्रम को, आपने ये चीज पढ़ के रखी होगी। ठीक है, कि जब कोई चीज बढ़ा करती थी तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहा करते थे, जब कोई चीज घटा करती थी तो उसको क्या कहा करते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक प्रकार से असेंडिंग हो गया, नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग हो गया। और टोटल अगर मैं यहां से बात कर दूं कि यहां से T इक्वल टू TA प्लस का TD, कितनी देर हवा में था ये, वो कितना है, असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम, यही तो हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट यहां से आया था u sin थीटा, यही तो आया था। और यहां से अगर बात करता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया था u cos थीटा, यही तो आया था। अभी आपने यहां पर कहा था कि यहां पर क्या हो जाएगा, u sin थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, u sin थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जब पीक पॉइंट पे पहुंच गया तो अब क्या होगा, अब ऊपर तो नहीं जा सकता, अब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे वो भी डायरेक्टली नहीं आ सकता, अभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसके पास है। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो अब देखिएगा किसके कारण ये 0 हुई है, जब रिटार्डेशन काम कर रहा होगा तभी तो वेलोसिटी 0 हुआ करती थी, ये मैं पहले ही बता के आपके आया हूं। तो अब देखिएगा, आपको रिटार्डेशन पता है, आपको क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको टाइम निकालना है। तो मैंने कहा जब फाइनल वेलोसिटी और टाइम की बात आएगी तो फर्स्ट इक्वेशन ही यूज किया करते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका v इक्वल टू यू प्लस का AT, यही तो आएगा। ठीक है, यहां से v क्या हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी टॉप पे जाकर के 0 हो रही है, u कितना था, u sin थीटा था जो आपको ऊपर ले जा रहा था। अब अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रहा होगा ना वहां पर, तो यहां से वो वैल्यू कितनी है g, और यहां से TA मान लिया, GTA 0 में ऐड किया तो कितना हो जाएगा, GTA ही रहेगा और u sin थीटा ये हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं TA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। और मैं पीछे पढ़ा करके आया हूं कि भैया जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करता था तो एक मैक्सिमम हाइट गेन करने में जो टाइम लगा करता था, अगर उतनी ही हाइट से मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं तो उतने ही टाइम में उस पोजीशन पे वो पहुंच जाया करता था। मतलब जितना ऊपर जाने में समय लगता था उतना ही नीचे जाने में समय लगता था। इसका मतलब यहां से कहना क्या चाह रहा है कि TA इक्वल टू TD होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, जितना ऊपर जाने में समय लगा उतना ही नीचे आने में समय लगेगा। ठीक, तो यहां से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो जितना मैंने TA निकाला है उसको 2 टाइम्स कर दूंगा तो यहां से वैल्यू क्या निकल करके आएगी, T इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई आपका g हो जाएगा। तो ये फार्मूला यहाँ पर मैंने आपको लिख करके रखा है, वहां पर आपको दिखाई दे रहा था कि थीटा के नीचे g है, इस कारण से मैंने यहाँ पर उस चीज को लिख दिया आपका। ठीक, तो यहाँ से एक फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट ये रहेगा, कभी कभी आपसे डिसेंडिंग टाइम या असेंडिंग टाइम पूछ लेता है तो यही रहेगा, चाहे डिसेंडिंग पूछे चाहे असेंडिंग पूछे, यही वाले फार्मूले पे बात करेंगे। असेंडिंग का अलग नहीं है, डिसेंडिंग का अलग नहीं है, सेम फार्मूला है दोनों। और टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, वैल्यू एक ही थी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा डिवाइड बाई g आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आपकी वर्टिकल हाइट की बात कर रहा है यहाँ पर कि वर्टिकल हाइट कितनी गेन करेगा। ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं कि वर्टिकल हाइट कितनी गेन करेगा। यहां से अगर मैं बात करूं तो वही एक बार मैं डायग्राम को यहाँ पर बनाए रखता हूं, ये डायग्राम है आपको यहाँ से थ्रो किया था और मैंने यहाँ से मान लिया कि ये हाइट कितनी है आपकी h है। ठीक, यहाँ पर आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो आपका 0 हो चुका था, यहाँ कितना था आपका, वो आपका u sin थीटा था। ठीक है, और किसके कारण वर्टिकल कंपोनेंट 0 हुआ है, क्योंकि रिटार्डेशन काम कर रहा है, यही तो हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से बात करूं, मुझे क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन आएगी भैया, थर्ड इक्वेशन ही तो यूज करेंगे। मैंने कहा था जहां पर फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस की बात कर रहा होगा वहां थर्ड इक्वेशन के अलावा कोई यूज ही नहीं होगी। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैं उन इक्वेशन को बार बार आपके सामने ला रहा हूँ, बार बार याद करवाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली लिख करके यहाँ बता सकता था कि ये वाली लगेगी, मैं आपको कोशिश करवा रहा हूँ कि आप सोचिए कि क्या दे रखा है और क्या मैं ढूंढ रहा हूँ वहां पर और क्या कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे तो जो क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती है कौन सा वाला लगा दूं,
वो 3 इक्वेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट को जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं यहाँ पर, उनको मैंने देखा है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी वाली इक्वेशन लगा दे, फर्स्ट वाली लगा दे, सेकंड वाली लगा दे, थर्ड वाली लगा दे, जबकि मैंने दो दो कंपोनेंट बता रखे हैं कि आपको वही दो कंपोनेंट पे फोकस करना है कि ये कंपोनेंट दे रखा है, ये पूछा है, ये दे रखा है, ये पूछा है। दो कंपोनेंट सिर्फ याद रखिए, यू और ए सभी में है, उससे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है कि यहाँ पर जाकर के 0 हो जा रही है। क्यों? क्योंकि मुझे हाइट निकालना है ना, तो उतनी हाइट जाने में वेलोसिटी 0 हुई है, तो मुझे वही हाइट चाहिए कि वो कितनी हाइट है जहां पर ये वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक, तो यहां से मैंने क्या किया, आपका बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, यही तो थी थर्ड इक्वेशन। बी आपकी 0 है, मैंने 0 पुटअप कर दिया। जहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 होती थी वहां पर क्या रिटार्डेशन हुआ करता था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है, वो u नहीं है, u साइन थीटा है, माइनस 2g, और ये हाइट मैंने h मान रखी है, तो ये 2gh को 0 में ला करके ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, 2gh मिल जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से h इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हाइट का फॉर्मूला मिल गया। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी या मैक्सिमम हाइट किस एंगल पर होगी। ठीक, अब देखिएगा, समझिएगा, मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिया और तीनों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर फेंक रहा हूं। ठीक है, कहने का मतलब ये है 3 ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तीनों को जो इनिशियल वेलोसिटी है यू 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 मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, तीनों को दे दिया, तीनों को। बट इसको जो प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो आपका 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इसको जो प्रोजेक्ट कर रहा हूं ये 60 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और इसको जो प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो 90 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। अब समझिएगा, ठीक है, तो यहां पर साइन का कंपोनेंट अगर इसमें देखें तो आपका क्या आ रहा है, एच। यू सभी के लिए मैंने 10 10 ले लिया है, यू सभी के लिए कॉमन हो गया, 2 वैसे भी कॉमन है, जी वैसे भी कॉमन है। अब ये हाइट किस पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है ना, तो साइन जहां पर मैक्सिमम हो जाएगा वहीं पर क्या हो जाएगी, ये हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो साइन कहां पर मैक्सिमम हो सकता है, मैंने देखा है जब मैथ पढ़ा है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है साइन थीटा की, 1 हो सकती है, तो मैंने साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुटअप कर दिया 1। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो साइन थीटा इक्वल टू ये साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से साइन से साइन कट गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 90 डिग्री। तो इसका मतलब जब मैं 90 डिग्री से प्रोजेक्ट करूंगा, इसका मतलब कहां जाएगा, सीधे वर्टिकल जाएगा। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 ही हो गया तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी जब डिवाइड ही नहीं हो रही है, वो सीधे एक ही वेलोसिटी आ रही है जो ऊपर की तरफ लेके जा रही है, इसका मतलब उस समय क्या होगा, मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करता हूं आपका एच मैक्स, एच मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच मैक्स वो कितना हो जाएगा आपका यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, कहां पर, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा वहां पर क्या होगा, आपकी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक, यहां पर आपको समझ में आएगा। वही चीज मैं यहां पर थोड़ा सा लिखने की भी कोशिश किया है, हाइट इज द पीक वर्टिकल पोजीशन रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल गिवन बाय एच इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये यू स्क्वायर यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दिया है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g लिखा हुआ है ये फार्मूला। ठीक, तो इस चीज को समझ लीजिएगा। यहां पर क्या होता है, at this point vertical velocity momentarily becomes 0, मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पर वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, लिखा हुआ है वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट दे रखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए 0 होगी तभी तो नीचे आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट दे रखा है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करें यहां पर, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट था और यहां से इसको मैंने प्रोजेक्ट करके यहां पर भेजा था, यही तो बात हुई थी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, जो हॉरिजॉन्टल एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट मिला है मुझे, वो क्या है आपका, वो r है। और इस डिस्टेंस को किसने कवर करवाया था, आपका u cos थीटा ने कवर करवाया था। भाई
इस डायरेक्शन की वेलोसिटी ही तो इसको कवर करवा सकती है। जैसे ऊपर वाले को कौन सी वेलोसिटी कवर करवा रही थी, यू साइन थीटा ही तो कवर करवा रही थी। ठीक है, ऊपर कौन ले जा रहा था, यू साइन थीटा ले जा रहा था, तो हॉरिजॉन्टल में कौन ले जा रहा होगा, यू कॉस थीटा ही तो ले जा रहा होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां से बात करता हूं, आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये मेरे हिसाब से आपने पढ़ रखा है। अब मुझे यहां से क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू टी। अब बी कौन सी है, यू कॉस थीटा है। अब देखिएगा यहां से यू कॉस थीटा है, और टाइम किस रास्ते से गया मुझे कोई मतलब नहीं है, किस रास्ते से गया है मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कितनी देर बाद वहां पहुंचा मुझे इससे मतलब है। ठीक है, तो कितनी देर एयर में था, वो कौन सा टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो यहां से कौन सी वैल्यू रखना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखना होगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही तो रखना होगा। तो यहां से अगर बात करें यू स्क्वायर, एक यू ये है एक यू ये है, और यहां से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, जी हो जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं, आपका रेंज जो है वो दे रखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आपकी वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला है। तो 3 फार्मूले मैंने बताए, अभी मैं तीनों को कोशिश करूंगा कि एक बार लिख दूं, और इन्हीं 3 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो ये चैप्टर आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, कोशिश यही करिएगा। एक लास्ट में और एक फार्मूला बताऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन दिए होते हैं, बट जब तक वो रिलेशन याद नहीं होगा तब तक आप उसके क्वेश्चन कर भी नहीं सकते हैं। डायरेक्टली आपको रिलेशन भी याद रखना होगा, तभी वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर आपको रिलेशन नहीं याद है तो कोशिश भी मत करिएगा कि मैं वो क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले जरूर, फिजिक्स में आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूला सीट बनानी पड़ेगी। तो जितना आप पढ़ते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला सीट होती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हमेशा नोट डाउन करते रहना चाहिए। जैसे मैं मान लेते हैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख करके और कह दें अपने आप को कि मुझे ये क्वेश्चंस आ गए, बिल्कुल नहीं। जब आप उसको एक्चुअल में अप्लाई करने की बात आएगी तो पता चलेगा कि आपको नहीं आया है। अगर आपने क्या किया होगा, जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उस क्वेश्चन को पहले पॉज किया होगा, फिर इसके बाद आपने ट्राई किया होगा, इसके बाद क्या होगा कि जब आपको उसका सोल्यूशन नहीं आया होगा तो आपको पता चलेगी मैं गलती कहां पर कर रहा था, मिस्टेक कहां पर कर रहा था। अब जब मेरा बताया हुआ सोल्यूशन देखोगे तो उसमें आपको अपनी गलती पकड़ में आ जाएगी, तो वो गलती दोबारा नहीं होगी। तो आपको अपनी गलती पकड़ना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्या आपने ये पढ़ नहीं रखा है क्या, अगर आप IMU-CT के लिए एलिजिबिलिटी है आपकी तो इसका मतलब आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है। आपने 11th पढ़ा होगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, 12th के बाद ही तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 11 तो पहले पढ़ते हैं, और ये कहाँ का टॉपिक है, 11th का टॉपिक है। तो ये चीज मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठिए आप पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिए। पहले आप उसके, जैसे मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ लिखता नहीं, तो आप वही पॉइंट नोट करिए कि मैंने क्या बोला। ठीक है, अगर हर चीज लिखी जाएगी तो ये कम से कम 20 से 30 स्लाइड होंगी, और 20 से 30 स्लाइड होंगी तो क्या कम से कम 5 लेक्चर इसी में बनेंगे। तो आपका जो आने वाला एम है कि मेरा सिलेबस जो है वो मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए फिजिक्स का, वो नहीं हो पाएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं भले नंबर ऑफ क्वेश्चन या कम थ्योरी करवाऊं, पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हर चैप्टर की, वो चाहे 11th के हो चाहे 12th के हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की ही बात करूंगा मैं। ठीक है, कुछ अभी मैं आपको इसलिए थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन ज्यादा बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने की थोड़ी सी आदत आ जाए। ठीक है, 12th में क्या होता है, 12th बोर्ड होता है तो ज्यादातर बच्चों को उसके फार्मूले पता होते हैं, इस कारण से 12th में इतना टाइम नहीं लगेगा। 11th बोर्ड नहीं होता तो सीरियसली बच्चे पढ़ते नहीं है, इस कारण से 11th वाले चैप्टर थोड़ा थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में यहाँ तक पहुंचा पाऊँ उनको। ठीक है, बट पेशेंसफुली आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और जो मैंने टेक्निक बताई है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका भला हो सकता है, वीडियो देखने से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आपने वीडियो देख लिया,
40-45 मिनट का, और लगा यार ये चैप्टर तो मेरा कंप्लीट हो गया, यार 1.5 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ। नहीं भाई, आप उसमें अपना दिमाग खपाइए, वहां पर अपने दिमाग से पूछिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, और वो गलती जब पकड़ में आएगी मेरे द्वारा, मैं जब क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसका मतलब तब आपको पता चलेगा कि अब दोबारा इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई। तो यहाँ से अगर मैंने बात किया तो आपको एक फॉर्मूला लिख करके मैंने आपको दिखाया, वो है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यही तो आया। अब देखिए R कहां पर मैक्सिमम हो सकता है, अभी मैंने बताया था। फिर वही 3 ऑब्जेक्ट मैंने लिए, तीनों ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। मतलब मैं कहना क्या जा रहा हूं कि U तीनों के लिए कांस्टेंट कर दिया, G वैसे भी कांस्टेंट है। अब R किस पे डिपेंड करने लगा, साइन 2 थीटा पे डिपेंड करने लगा। और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 से ज्यादा कभी भी हो ही नहीं सकती। अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहां से अगर मैं कहता हूं कि फॉर आर मैक्सिमम, यहां से क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 पुटअप कर दूं, तो यहां से साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से साइन को साइन से काट दिया, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आर मैक्स मैक्सिमम रेंज कहां पर, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, कब, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जब मैं 45 डिग्री से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करूंगा, इसका मतलब वो क्या करेगा, मैक्सिमम रेंज को गेन करेगा। अब आपने देखा होगा कि वही बैट्समैन जब एक बॉल को मारता है तो पता चला कि 108 मीटर का 6 जाता है, और वही बैट्समैन जब एक उसी बॉल को मारता है, उसी बॉलर की बॉल को मारता है, तो पता चलता है कि उसी के ऊपर आकर के गिर जाती है। तो जब टॉप पे लगती है तो एंगल नहीं बन पाता, जब मिडिल होती है एकदम से, तो मिडिल होने के कारण से क्या करता है, 45 का डिग्री का एंगल बनता है। जैसे आपका नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा जुबलिन थ्रो में कभी फेंकता है तो 89 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और कभी कभी क्या 79 में ही रह जाता है। तो वो कहां से, वो उसी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, ताकत उसकी वही है, जुबलिन का भार नहीं उसके बढ़ा है, भार भी वही है, मतलब वेट भी वही है। इसका मतलब क्या, वो एंगल का खेल है कि एंगल जब एकदम से बन गया तो मैक्सिमम, तो उसी की प्रैक्टिस करना होता है, बार बार उसी की प्रैक्टिस करना होता है कि इतने एंगल से प्रोजेक्ट करूं तो यहाँ पर जाकर के ये गिरे। तो ये खेल होता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, एंगल पे ध्यान देना है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे, इसका मतलब आर मैक्स मैक्सिमम रेंज को कवर करेगा। ठीक है, तो इनका भी रिलेशन आगे भी आएगा, इस कारण से चीजें जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम रेंज दिए होगा तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा होगा कि थीटा इक्वल टू 45 बता रहा होगा। तो इस चीज पे जब आप ध्यान से क्वेश्चंस को करेंगे, पढ़ेंगे, तब पता चल पाएगा कि क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैंने आपको कई बार बताया। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो आपका, जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, यहां से देखिएगा, इसको प्रोजेक्ट किया इस बॉल को, तो ये यहां से यहां जाकर के गिरी थी। तो इस लाइन की, इसके पाथ की कोई एक इक्वेशन होगी, उसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, जिस पाथ को एक्चुअल में ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, मैंने अभी हाइट की बात किया, हाइट एक्चुअल थोड़ा ना है भाई, यहां से थोड़ा ना मैंने ऐसे फेंक दिया था। जो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात किया, रेंज की बात किया, क्या मैंने डायरेक्टली ऐसे फेंका था, क्या नहीं फेंका था ना। ठीक है, ऐसे नहीं फेंका, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट एक समय यहाँ था, फिर यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, और यहाँ गिरा होगा। तो एक्चुअल पाथ कौन सा है, इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ तो ये है। जब इस पाथ की इक्वेशन की बात करूंगा तो एक इक्वेशन निकल करके आती है, मैं उसको डेराइव नहीं कर रहा, क्योंकि डेराइव करूंगा कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, उस इक्वेशन को डायरेक्टली मैं यहां पर लिखता हूं, आपका y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, माइनस और प्लस दोनों लिख सकते हैं, हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वो इक्वेशन है, आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लेते हैं, यहां पर दे दिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री √3 और x माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर,
और यहाँ से पूछ लिया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दीजिए और इनिशियल वेलोसिटी बता दीजिए। ये क्वेश्चन करने के आप लोग ट्राई करिएगा, मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप थीटा बता दीजिए कि कितना होगा और यहाँ से यू बता दीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। दो चीजें आप निकालने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही क्वेश्चन आपसे बताऊंगा कि क्या करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको इस इक्वेशन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, द प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, वो दे रखी है, यहाँ पर लिख दिया है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हिच कंबाइंस बोथ मोशन कंपोनेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल को भी कंबाइन कर रहा है, वर्टिकल को। देखिएगा आपको y भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है, इसका मतलब y एक्सिस और x एक्सिस। जब y एक्सिस और x एक्सिस, यहाँ से आपने पढ़ा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला की एक इक्वेशन। तो पैराबोलिक पाथ भी होता है इसका, कई बार ये भी पूछ लेता है प्रोजेक्टाइल पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है आपका एक रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। अब यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर आपको कहना है हाइट एंड मैक्सिमम रेंज, यहाँ पर ये वाले वर्ड को मैक्सिमम रेंज यहाँ पर लगाना है। ये रिलेशन जो है रिलेशन बिटवीन हाइट एंड मैक्सिमम रेंज, ये कहना है। तो अब यहाँ से हाइट का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, h इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या, 2g था, यही तो था, ठीक है। तो यहाँ से हाइट ये लिख दिया। अब मैक्सिमम रेंज की बात करें तो आर मैक्स कितना आया था, आर मैक्स आया था यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, कहाँ, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करता हूं तो मैक्सिमम रेंज तो कवर करेगा, बट हाइट उसकी मैक्सिमम नहीं होगी। हाइट कब मैक्सिमम होती थी, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाता था या थ्रो किया जाता था। तो इसका मतलब 90 डिग्री से तो मैंने थ्रो नहीं किया ना, ठीक है, मैंने किसी एंगल से थ्रो किया है, तो वहां पर मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, बट हाइट कितनी उस टाइम पे कवर कर रहा होगा, ये कह रखा है कि जब मैक्सिमम रेंज कोई ऑब्जेक्ट कवर करे तो उसकी हाइट और मैक्सिमम रेंज का रिलेशन बता दीजिए, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां से ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत भैया पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है एकदम से, आपको वैल्यू दिए होगा और आपने अगर आपको डायरेक्टली रिलेशन पता है निकाल देंगे, वरना आप इधर उधर घूमते रहेंगे, आपको क्वेश्चन पता भी नहीं चलेगा कि आंसर क्या है और गलत आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, पेशेंसफुली इन रिलेशन को जरूर याद रखिएगा कि जैसे मैक्सिमम रेंज दे रखा है, हाइट पूछा है, मैक्सिमम रेंज दे करके मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो ये दोनों रिलेशन बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या कहना चाह रहा है, 45 डिग्री कहना चाह रहा है। और यहाँ से अगर बात करें h इक्वल टू, यहाँ से निकाल दिया 1/2 अलग कर लिया, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी को अलग कर लिया यहीं से, ये फार्मूले से, और साइन स्क्वायर यहाँ से साइन 45, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है 45, मैक्सिमम रेंज कहने का मतलब। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, और ये वैल्यू क्या है r के बराबर नहीं है, r मैक्स, तो यहाँ से क्या कर दिया r मैक्स रख दिया। और यहाँ से अगर बात करते हैं साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका हाफ आ गया, और आपका r मैक्स दे रखा है, और यहाँ से क्या दे रखा है हाफ और आ गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ हाइट और r मैक्स का रिलेशन आपको क्या होता है, ये r मैक्स डिवाइड बाई 4 होता है। तो जब भी मैक्सिमम रेंज दे करके आपसे हाइट पूछा हो तो आपको क्या करना है, उस मैक्सिमम रेंज को 4 से डिवाइड कर देना है और आंसर को टिक कर देना है। एकदम से आसान सा होता है, उसमें आप निकालने मत लगिएगा, ठीक है। आप सीधे क्या करिएगा, मैक्सिमम रेंज आपको पता होती है और आपको हाइट पूछा होता है, हाइट मैक्सिमम हाइट नहीं, ये भी ध्यान रखिए, मैं बार बार हाइट पे बात कर रहा हूँ। जब हाइट और मैक्सिमम रेंज की बात करें तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू दिए होगा और आपसे हाइट पूछा होगा तो उसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे और आंसर टिक कर देंगे, 100% सही होगा, उसमें सोचना भी नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट रिलेशन आया आपका रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। अब यहाँ से ये बिल्कुल आसान है, ये वाला ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर बात करते हैं मैक्सिमम हाइट, तो h मैक्स कितना था आपका, वो आपका दिए था यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यही तो था। और r मैक्स कितना होता है,
आर मैक्स की वैल्यू आपको पता है कि यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी होता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, एच मैक्सिमम, ठीक, यहाँ से हाफ को बाहर कर लिया, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, इसकी जगह क्या पुटअप कर देंगे, आर मैक्स पुटअप कर देंगे। तो एच मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर मैक्स डिवाइडेड बाई 2। बस, जब मैक्सिमम रेंज दिए हो और मैक्सिमम हाइट पूछा हो तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। जब आपको आर मैक्सिमम दिया हो और हाइट पूछा हो तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। जब आपको मैक्सिमम रेंज दिया हो और मैक्सिमम हाइट पूछा हो तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बस ये अगर डिफरेंस आपने जान लिया तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। ठीक, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके करवाऊंगा। तो यहां तक मैंने आपको बताया, ठीक है। एक प्रकार से हमारा अगर इसकी बात करें प्रोजेक्टाइल की तो 50% ऑफ थ्योरी इसकी कवर होती है। 50% कवर करने के बाद पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, वो वाला कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन तो कर ही ले, ठीक है, उसकी थ्योरी कवर कर ले और 20 क्वेश्चन कर ले। 20 क्वेश्चन के अलावा आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोशिश मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ अभी आपके मोशन के क्वेश्चंस आपके उसमें डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डाल दिए हैं, 80 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या 80 या 90 के आसपास। तो कोशिश ये करिए कि वहाँ से क्वेश्चन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से अपलोड करिए, वो डाउनलोड करिए, PDF वहाँ पर पड़ी हुई है, वर्ड फाइल में शायद मैंने डाला है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके क्या करिए, क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये करिए, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में मिल करके नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसके, ठीक है। तो आज का इतना ही रखेंगे।